गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 11 श्रोडिंगर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में श्रोडिंगर खत्म कर देंगे। श्रोडिंगर बड़ा टॉपिक है तो एक क्लास में नहीं खत्म हो पाएगा अगर अच्छे से खत्म करना है तो। लास्ट क्लासेस तक हम लोग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंप्लीट कर चुके हैं। एक मिनट और रुकते हैं। लास्ट क्लास तक क्या पढ़ा है जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। लास्ट क्लास में हमने आपको हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया था और डी ब्रॉगली का MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई प्रूफ करवाया था। याद रखो MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई प्रूफ करते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया था, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते ही है बेटा। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। फिर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जितने छोटे पार्टिकल का आप एक साथ सही सही पोजीशन और मोमेंटम नहीं पता कर सकते हैं। सही सही एक साथ नहीं पता कर सकते हैं पोजीशन एंड मोमेंटम इलेक्ट्रॉन जितने छोटे पार्टिकल के लिए। हालांकि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही नहीं एप्लीकेबल है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हर ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है जो भी मूव कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका जो रेलेवेंस है वो डे टू डे लाइफ में मैक्रोस्कोपिक वर्ड में आप बोल सकते हो नहीं के बराबर है या इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स के लिए उसका जो रेलेवेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो काफी ज्यादा है। चलिए स्टार्ट करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन। सबसे पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में हिस्ट्री समझ लो। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का मतलब क्या है। एटम के बहुत सारे मॉडल्स हम लोगों ने पढ़े। थॉमसन मॉडल हो गया, रदरफोर्ड्स मॉडल हो गया, बोर्स मॉडल हो गया। फिर इन सब मॉडल्स में मतलब ये सब जो एटम की थ्योरीज हैं इनमें हमेशा इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल समझा गया है। एज अ पार्टिकल हम लोग इलेक्ट्रॉन को अभी तक ट्रीट करते आए हैं अप टिल बोर्स थ्योरी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने देखा कि बोर्स थ्योरी के बाद कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस आए जो कि इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर के साथ साथ उसके वेव नेचर को भी शो करते हैं। हमें यह मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता है, वो एक वेव की तरह भी बिहेव करता है। ऐसे कैसे पता चला? आपको मालूम है डेविसन और गर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकल क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट किया था। तो डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी वेव की है। अब इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह मान रहे थे तब तक तो थ्योरीज थी वो बोर्स थ्योरी तक है। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन को आप वेव भी कंसीडर करने लगते हो तो प्रॉब्लम यह है कि क्लासिकल फिजिक्स के नियम अब उस पे अप्लाई नहीं होते हैं जिनके अंदर सिग्निफिकेंट वेव नेचर है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं और उसके बाद श्रोडिंगर इक्वेशन पे आते हैं। एग्जैक्टली क्या है सुनिए। क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब है न्यूटोनियन फिजिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब है न्यूटोनियन फिजिक्स, जो आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ते हैं फिजिक्स में। मैकेनिक्स जो पढ़ते हो बेटा फिजिक्स में, दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स। बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन successfully describe the motion of all macroscopic large objects. Macroscopic means large objects such as falling stone, orbiting planets, etc., which have essentially a particle-like behavior. हम लोग एसेंशियली मैक्रोस्कोपिक वर्ड में जो ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं, जब आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हो, आप फिजिक्स पढ़ते हो बेटा, किसी ऑब्जेक्ट पे आप FBD फोर्स बैलेंस करते हो, F इज इक्वल टू ma लगाते हो, या जो भी सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन अप्लाई करते हैं, उनको हम पार्टिकल मानते हैं, उनको हम ऑब्जेक्ट्स मानते हैं। डे टू डे लाइफ में हमारे पास सही भी है, क्योंकि हमने देखा कि डे टू डे लाइफ में जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है उनका वेव नेचर इररिलेवेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, तो उनको हम पार्टिकल की तरह मान सकते हैं और उनपे क्लासिकल फिजिक्स के नियम लागू होते हैं, बढ़िया लागू होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? देखिए प्रॉब्लम आती है हाउ एवर इट फेल्स, इट मींस क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्स when applied to microscopic objects like electrons, atoms, molecules, etc. जब आप इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए अप्लाई करते हैं क्लासिकल फिजिक्स के नियम तो फिजिक्स फेल हो जाती है, मतलब वो रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, नहीं होते। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट क्लासिकल मैकेनिक्स इग्नोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, especially for subatomic particles and the uncertainty principle। जो न्यूटन की फिजिक्स है, न्यूटोनियन फिजिक्स है, वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एकदम ही इग्नोर करती है और
जो डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल के अंदर डुअल नेचर है। डुअल नेचर का मतलब है एक पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, इसको इग्नोर करती है। जो क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स के नियम है वो डुअल नेचर को इग्नोर करती है और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इग्नोर करती है। इसीलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। Then the branch of science that takes into account this dual behavior of matter is called quantum mechanics. So this branch of science that takes into account dual behavior of matter is called quantum mechanics. तो quantum mechanics एक नई मैकेनिक्स है जो कि न्यूटन की मैकेनिक्स से इस मामले में अलग है कि अब ये डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को ध्यान में रख के बनाई गई। डुअल बिहेवियर का मतलब है ये पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर को भी कंसीडर करती है। तो वो ब्रांच ऑफ साइंस, वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि मूविंग पार्टिकल के अंदर पार्टिकल नेचर तो है, ये वेव नेचर भी है, और इसको ध्यान में रख के जो मैकेनिक्स बनाई गई है वो क्वांटम मैकेनिक्स है। अब अगला क्वेश्चन बच्चों का होता है कि सर क्वांटम मैकेनिक्स किसने बनाई है? जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स न्यूटन की पूरी बनाई हुई है, न्यूटन की ही बनाई हुई है, उसमें एक ही व्यक्ति का पूरा कंट्रीब्यूशन है। मैं बता दूं क्वांटम मैकेनिक्स में किसी एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन नहीं है, समय समय पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है, तब जाके आज ये ब्रांच ऑफ साइंस इतना बड़ा खड़ा हो पाया है। मतलब किसी एक व्यक्ति का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग टाइम पे कंट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये अभी भी इवॉल्विंग ब्रांच ऑफ साइंस है, इसमें भी और अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि पता होनी बाकी है। आप खुद भी आगे चल के इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब ये अभी भी इवॉल्विंग फेज में, अभी भी इसको समझ ही रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। So quantum mechanics is a theoretical science that deals with the study of motions of microscopic objects that have both observable wave-like and properties and particle-like properties. It specifies the laws of motion that these objects obey. So ये obviously quantum mechanics इन objects के लिए आप बोल सकते हो एक mechanics है. So when quantum mechanics is applied to a macroscopic object, अब एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या क्वांटम मैकेनिक्स हम माइक्रोस्कोपिक के लिए तो अप्लाई कर रहे हैं, क्या मैक्रोस्कोपिक लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? तो मेरा आंसर है कर सकते हैं। सबसे खास बात यही है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स आप सिर्फ लार्ज ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हो, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई नहीं होता है। लेकिन ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई होता है, लार्ज ऑब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई होता है। तो ये मोर इंक्लूसिव है, ये मोर इंक्लूसिव है जिसमें ये दोनों पे अप्लाई होता है। और लार्ज ऑब्जेक्ट्स पे जब इसको अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो न्यूटन के जो रिजल्ट्स हैं उनसे मैच होते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि न्यूटन, लार्ज ऑब्जेक्ट्स पे न्यूटन के आप फिजिक्स अप्लाई करते हो, तो जब आप लार्ज ऑब्जेक्ट्स पे क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स अप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट्स हैं वो न्यूटन से एग्रीमेंट में होते हैं, मतलब न्यूटन के रिजल्ट से वायलेट या डिसएग्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ये मोर इंक्लूसिव है क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स बेटा प्रोबेबिलिस्टिक फिजिक्स है, इसमें हर चीज प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात होती है। मतलब क्या है प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे ही मैं बोलूंगा कि किसी चीज के प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, जैसे ही वर्ड प्रोबेबिलिटी आएगा तो आप समझ जाएं कि अब ये क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम मैकेनिक्स में अपन डील कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू क्वांटम फिजिक्स। और ये चीजें समझ में थोड़ा, मतलब इसको फील कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब अपन बोलेंगे ना इलेक्ट्रॉन वेव है और इलेक्ट्रॉन इस वेव के पाए जाने की यहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो ये समझना मुश्किल होता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे वेव है, उसको फील कर पाना मुश्किल है। कैसे वेव है इलेक्ट्रॉन और कैसे उसके एक जगह पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, कहीं पे मैक्सिमम है, ये बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन ये शुरुआत में जो साइंटिस्ट डेवलप कर रहे थे, खासकर हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, तो डी ब्रॉगली, इन लोगों के लिए भी बहुत अजीब सा था। लेकिन हुआ क्या कि एक मन में विश्वास ये है सभी के, ये क्वांटम फिजिक्स एसेंशियली मैथमेटिकल फिजिक्स है या साइंस है, आप बोल सकते हो, प्योर मैथ्स है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स है। और एक बड़ा फेमस सेइंग, मैथ्स कैन नेवर बी रॉन्ग, मैथ्स कभी गलत नहीं हो सकती। अब मैथ्स से कुछ रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं, मैथमेटिक्स करने से कुछ रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं, इसका मतलब वो रिजल्ट सही ही होंगे। तो ये जो क्वांटम फिजिक्स या प्रोबेबिलिस्टिक फिजिक्स के रिजल्ट्स हैं वो बहुत सारी मैथमेटिक्स करने के बाद आते हैं।
तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट्स हमारे लिए सही होंगे। वो अलग बात है कि हम समझ नहीं पा रहे, वो अलग बात है कि हम उसको फील नहीं कर पा रहे, लेकिन रिजल्ट्स बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ लेट्स कम टू श्रोडिंगर इक्वेशन। सो हुआ क्या 1927 के एंड में अरविंद श्रोडिंगर ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट थे। ये डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस पे एक लेक्चर दे रहे थे। डी ब्रॉगली के काम को समझा रहे थे लोगों को कि डी ब्रॉगली ने क्या किया है। डी ब्रॉगली ने क्या किया था, उन्होंने ये बोला था कि मूविंग पार्टिकल के अंदर वेव नेचर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसके अंदर भी वेव नेचर होता है। उसकी वेवलेंथ, दैट वेवलेंथ इज गिवन बाय h/mv। ये लोगों को समझा रहे थे श्रोडिंगर, है ना। ये कुछ इसको बोलते हैं पेपर पढ़ना, है ना। पेपर पढ़ने का मतलब, पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया या न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स ये सब पेपर पढ़ना। पेपर का मतलब रिसर्च पेपर रीड करना। ये भी एक सब्जेक्ट होता है। जब आप आईआईटीज में जाओगे तो किसी सेमेस्टर में कोई हो सकता है ओपन इलेक्टिव, आपको पेपर पढ़ना। पेपर पढ़ने का मतलब है किस कोई रिसर्च पेपर को, रिसर्च पेपर आप समझो किसी के 5-6 सालों का रिसर्च 5-6 पेजेस में लिस्टेड होता है। तो आप सोचो 6 साल का रिसर्च 6 पेज में लिखा हुआ है और वो एक पेपर के फॉर्म में पब्लिश्ड है किसी लीडिंग साइंस जर्नल में। तो उसको समझना, उसको पढ़ना, उसको कॉम्प्रिहेंड करना, वो खुद में एक बड़ा काम होता है, खुद में एक बड़ा काम होता है। तो ये ऐसा ही एक पेपर पढ़ रहे थे। तो श्रोडिंगर लोगों को समझा रहे थे कि डी ब्रॉगली ने ये कहा भैया कि अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके अंदर वेव नेचर होगा, मतलब वो वेव की तरह बिहेव करेगा। लेक्चर के खत्म होने के बाद उनमें से एक ऑडियंस ने कहा कि आप 2 घंटे से चिल्ला रहे हो कि डी ब्रॉगली ने यह कहा कि वेव नेचर होता है, वेव नेचर होता है। ठीक है, मैंने मान लिया कि होता है। उस वेव की इक्वेशन क्या है? क्योंकि हर वेव की एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। एवरी वेव हैज अ मैथमेटिकल इक्वेशन। हर वेव की एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन चल रही है और वेव की तरह बिहेव कर रही, जिसको आप मैटर वेव बोल रहे हो, उसकी इक्वेशन क्या है? श्रोडिंगर को ये बात समझ में आ गई। वेव की इक्वेशन नहीं थी। इलेक्ट्रॉन जो मूविंग वेव की तरह बिहेव कर रहा था उसकी इक्वेशन नहीं थी। ये तो मालूम था कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन उस वेव की इक्वेशन क्या है वो मालूम नहीं थी। तो श्रोडिंगर को सही समय पे क्लिक हुआ कि ये एक ऐसा एरिया है जो अभी डिस्कवर या आप बोल सकते हो जिस पे काम हो सकता है। और श्रोडिंगर बहुत आप कमाल के आप बोल सकते हो साइंटिफिक जीनियस थे। ऑलमोस्ट विदिन 3.5 months ही वॉज रेडी विद हिज फर्स्ट श्रोडिंगर इक्वेशन। सिर्फ इस घटना के 3.5 महीने के अंदर श्रोडिंगर अपनी पहली वेव इक्वेशन के साथ हाजिर थे। और वो वेव इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखती है, ये रही। चलो अब इस इक्वेशन को देख के डरना नहीं है, मैं बताता हूं। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व नहीं करना है, ये सिर्फ आपके यहां लिखा हुआ, मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या है। क्योंकि बच्चे सबसे पहले इसको देख के समझते हैं कि ये क्या है, इसको याद करना है, इसको सॉल्व करना है, क्या करना है। श्रोडिंगर गेव वेव इक्वेशन फॉर मैटर वेव्स। द फॉलोइंग इज द वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। एक्चुअली हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए, एटम के लिए नहीं, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ये वेव इक्वेशन है। ये डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन है और 2 बार डिफरेंशिएशन है। d2 साई बाई dx स्क्वायर, या आप इसको डेल भी बोल सकते हो, डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल 2 साई बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल 2 साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस u साई इज इक्वल टू 0। इसको कई बुक्स में h साई इज इक्वल टू e साई भी लिखा रहता है। ये एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है फॉर इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ये इसमें टाइम वाला टर्म नहीं है। मैं बता दूं और भी इक्वेशंस होती हैं श्रोडिंगर की जिसमें टाइम वाला फैक्टर भी होता है, लेकिन ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अब यहां जो अलग अलग टर्म्स हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले ये जो त्रिशूल जैसा सिंबल है, त्रिशूल जिसको साई बोल रहे हैं, ये ग्रीक अल्फाबेट है। तो ये त्रिशूल जैसा जो सिंबल है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड फंक्शन। अब एम्पलीट्यूड फंक्शन क्या होता है ये समझेंगे अपन, इसमें समझना है अपन को, है ना। ये इक्वेशन अपने किसी काम के लिए आपको याद भी नहीं करना है, मैं नहीं को बोल रहा हूं कि इसको याद रखना है, लेकिन हाँ इसी से आगे हम लोग कई चीजें डिराइव करने वाले हैं, इसको समझने वाले, तो समझना जरूरी है बेटा। यहां पे बच्चे जो साई है समझो, आप साई को बोलते हैं एम्पलीट्यूड फंक्शन। ये जो साई है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड फंक्शन। ये एग्जैक्टली क्या है बच्चे आपको मालूम है? जैसे आप जब वेव बनाते हैं, सपोज आप इस तरह से कोई वेव बनाते हो, है ना, ये एक वेव है, ये एक वेव है।
तो आप वाई एक्सिस इधर क्या लिखते हो बेटा, ये वाई है और ये एक्स है, ये वाई है और ये एक्स है। ये जो वर्टिकल एक्सिस पे वाई है ये आपको क्या देता है, किसी भी इंस्टेंट पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू। ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये वाई जो है एम्पलीट्यूड देता है, तो और कुछ नहीं, बस y की जगह ले ली है एम्पलीट्यूड फंक्शन। मतलब जैसे इस इक्वेशन, सपोज ये y इज इक्वल टू ए साइन समथिंग इक्वेशन होगी, इस वेव की y इज इक्वल टू ए साइन समथिंग इक्वेशन होगी, जहां y क्या देता है आपको, y किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी x और किसी भी t पे एम्पलीट्यूड देता है, वेव का एम्पलीट्यूड देता है। तो बस y की जगह अब हम एक नया सिंबल यूज कर रहे हैं, y की जगह अब हम यूज कर रहे हैं साई। y की जगह यूज क्या करेंगे बेटा, साई। मतलब y की जगह अब मेरा ये सिंबल आ जाएगा साई। ठीक है बेटा, आपको घबराना नहीं, y की जगह हमें बस यूज करना है ये साई। तो साई इज द एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। साई एम्पलीट्यूड फंक्शन है उस इलेक्ट्रॉन वेव का जिसके लिए ये इक्वेशन लिखी गई है। m बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां जो E है वो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और U पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इनफैक्ट E माइनस यू को आप काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। एक्स वाई जेड क्या है, इलेक्ट्रॉन के एक तरह से पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है एक्स वाई जेड, और उसी के रेस्पेक्ट में एक तरह से डिफरेंशिएशन है, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, एक बार जेड के डिफरेंस में, और दो बार, मतलब डबल डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तो हो गई बेसिक इस इक्वेशन के बारे में। अब कुछ बातें और, ये इक्वेशन कुछ और चीजें लिख लीजिए, यहां पे लिखी नहीं है। पहली बात तो ये कि दिस इक्वेशन इज वैलिड, दिस इक्वेशन इज वैलिड, वैलिड ओनली फॉर अ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर अ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज, मैं ये बोल सकता हूं, दैट इज it is not applicable, it is not applicable, it is not applicable for a free electron। ऊपर वाली जो इक्वेशन है ना बेटा, जो ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई नहीं करती है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो एटम का हिस्सा नहीं है, जो एटम के बाहर कहीं टहल रहा है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें न्यूक्लियस का कोई अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर प्रेजेंट है। जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर प्रेजेंट है, उसके लिए ही ये इक्वेशन वैलिड है। एक्चुअली श्रोडिंगर इक्वेशंस जितनी भी हम लोग देखते हैं वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो एटम के अंदर प्रेजेंट है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए श्रोडिंगर इक्वेशंस नहीं होती हैं, ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं, आगे बढ़ रहा हूं। अब इसमें काम की चीज क्या है आप बोलोगे, तो मैं बोलूंगा इस पेज पे तो अपने काम की चीज कुछ भी नहीं, अपने काम की चीज कुछ भी नहीं है। श्रोडिंगर ने क्या किया कि एक इक्वेशन दे दी। अब इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से साई आएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से साई आएगा। साई का मतलब है वेव आएगी। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वेव आएगी। अब ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसका केमिस्ट्री में क्या काम है, मैथ्स, ठीक है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथ सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन इसका अपने को क्या यूज है, तो मैं बता दूं कि अपना यूज इसमें कुछ भी नहीं है। और साई एग्जैक्टली क्या चीज है, एम्पलीट्यूड फंक्शन तो है, लेकिन ये प्रैक्टिकल सेंस में क्या डिनोट करता है, क्या सिग्निफाई करता है, ये तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन था, आप बोल सकते हो बहुत बड़ा प्रश्न था यह, जो हिंदी में बोलते हैं यक्ष प्रश्न, है ना। मिलियन डॉलर क्वेश्चन को हिंदी में बोलते हैं यक्ष प्रश्न। तो ये यक्ष प्रश्न था कि साई एग्जैक्टली है क्या। ये तो ठीक है कि साई वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड बताता है, लेकिन ये तो मैथ्स है, फिजिक्स है। इलेक्ट्रॉन के लिए एक तरह से साई का मतलब क्या है, उससे हम क्या चीज डिराइव कर सकते हैं, तो ये चीज का जो इंटरप्रिटेशन है वो हमको दिया मैक्स बॉर्न ने। मैक्स बॉर्न ने इंटरप्रिटेशन दिया, अगले पेज पे मैंने वो लिख रखा है, देखते हैं बेटा। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ साई, कि साई क्या चीज बताता है, दैट वाज गिवन बाय मैक्स बॉर्न। सो ये एटकिंस में आपको मिलेगा, है ना, पीडब्ल्यू एटकिंस में, तो एटकिंस में मिलेगा। और
एटकिंस में जो भी एग्जैक्टली जो चीजें लिखी हुई मैंने यहां पे लिख रखी हैं, तो आपको मतलब अगर समय मिले तो आप देख सकते हो, नहीं समय मिले तो इसी को ध्यान से देख लेना, क्योंकि वो सारी बातें मैंने यहां पे आगे लिख रखी हैं। सबसे पहला पॉइंट, साई इलेक्ट्रॉन के मोशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। साई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रखता है। वो अगर आपको साई पता है, इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन वेव है उसका अगर वेव फंक्शन पता है तो आप इलेक्ट्रॉन का सब कुछ पता कर सकते हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी टोटल एनर्जी, उसकी स्पीड, उसका मोमेंटम, मतलब उसकी मूवमेंट से रिलेटेड सारी चीजें पता कर सकते हैं यदि हमें साई पता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी पता करना हो तो आपको किसकी शरण में जाना पड़ेगा? साई की शरण में जाना पड़ेगा। साई की शरण में जाना पड़ेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एक्चुअली अपने को ज्यादा मतलब है साई स्क्वायर से। साई स्क्वायर गिव्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। Psi square gives probability density of finding electron. This is very important. इसका मतलब भी मैं आपको समझाता हूं। तो मैक्स बॉर्न ने कहा कि साई अपने लिए किसी काम का नहीं। साई से अपन को क्या मतलब है? केमिस्ट्री वालों को साई से कोई मतलब नहीं। हमें जो मेन मतलब है वो साई स्क्वायर से, और साई स्क्वायर क्या देगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। याद रखना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। Now what is probability density? Now when we say density, obviously mass density is mass upon volume, charge density is charge divided by volume. तो जब अपन बोलते हैं probability density, तो probability density का मतलब होता है probability divided by volume। किस चीज की probability मैं बताता हूं, सुनिए। So probability density क्या होगा, इसको चलो, psi square is equal to probability of finding electron in a given volume, in a given space, या volume कुछ भी बोल लो आप, in a given volume divided by volume। क्या मतलब है? जैसे, सुनिएगा, जैसे सपोज आपके पास एक छोटा सा वॉल्यूम है, एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है। सपोज ये छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है। लेट द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप बी dv। dv एक छोटा सा वॉल्यूम है और हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ढूंढना चाहते हैं। हम इस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन ढूंढना चाहते हैं, इस छोटे से स्पेस dv के अंदर इलेक्ट्रॉन ढूंढना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जरा समझते हैं। सबसे पहले इस स्पेस के लिए अगर मैं साई स्क्वायर बोलूं तो साई स्क्वायर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्क्वायर क्या होगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन in a small space divided by वॉल्यूम ऑफ दैट स्पेस। जहां इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हो उसका वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रॉन को हम इस छोटे से स्पेस dv में ढूंढ रहे हैं, तो चलो dv से डिवाइड कर दें, तो दिस इज साई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो डेंसिटी वर्ड जब भी होगा तो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम तो तय है। डेंसिटी वर्ड जब भी होगा तो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम तो तय है। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस स्मॉल स्पेस डिवाइडेड बाय दिस वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम जिसमें आप पता कर रहे हो। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी बताऊं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, छोटे से स्पेस में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, इन स्मॉल स्पेस कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा साई स्क्वायर डीवी। कितना हो जाएगा? साई स्क्वायर डीवी। बस मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया। जैसे मास डेंसिटी होता, मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर मुझे मास पता करना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ता है कि नहीं? तो वैसे ही साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, तो साई स्क्वायर इंटू डीवी, साई स्क्वायर इंटू डीवी क्या देगा मुझे? प्रोबेबिलिटी देगा। किस चीज की प्रोबेबिलिटी? इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी उस छोटे से स्पेस डीवी में। छोटे से स्पेस डीवी में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? साई स्क्वायर डीवी। ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई आपको बोले
कि हमारे पास एक वॉल्यूम V है और वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप बोल देना साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम V, साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम V, समझ रहे? तो इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एक यहां पे आइडेंटिटी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, उसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं वेव फंक्शन का, लेकिन कॉमन सेंस है, आप कर दोगे। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्क्वायर डीवी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्क्वायर डीवी की वैल्यू कितनी होगी, इसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन आप कॉमन सेंस से बता सकते हो। साई स्क्वायर डीवी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है छोटे से स्पेस डीवी में। यदि मैं उस स्पेस को माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब मैं सारा स्पेस कवर कर लूं, मैं सारा स्पेस कवर कर लूं, तो बताओ उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो राशि इज सेइंग 1। क्या बाकी लोग एग्री करते हैं राशि आहूजा से? क्या माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्क्वायर डीवी की वैल्यू 1 होगी? अनुरंजन का कहना है कि बिल्कुल होगी। रंजन कुमार बताऊंगा, रंजन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, साई स्क्वायर की वैल्यू, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, और साई स्क्वायर का इंक्रीज या डिक्रीज होना सिर्फ प्रोबेबिलिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से। बहुत बच्चों को ये मिसकंफ्यूजन है या कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है। बच्चे बोलते हैं कि सर प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो साई स्क्वायर की वैल्यू भी तो बढ़नी चाहिए, इलेक्ट्रॉन जब अगर मैं दूर जाऊं ना। साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, तो प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, वो इस बात पे ही डिपेंड नहीं करेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम क्या है। समझ रहे हैं? आगे आएंगे रंजन, आपको चीजें क्लियर होंगी। अनमोल का भी कहना है कि 1 आएगा। सो साई स्क्वायर डीवी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, एक्चुअली साई स्क्वायर डीवी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है छोटे से स्पेस डीवी में। यदि इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने पूरा स्पेस इंटीग्रेट कर दिया, अगर मैंने माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, एक तरह से मैं पूरे स्पेस में इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा हूं, तो यदि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, यदि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, तो वो कहीं ना कहीं तो मिलेगा, और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है? हाँ अनुरंजन, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तो एग्जैक्टली मैथमेटिकली देखोगे तो 1 ही आएगा। एक्चुअली माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी भी टेंडिंग ही है, एक्चुअल में तो आपको मिलेंगे नहीं, है ना? ठीक, चलो आगे बढ़ते। ठीक है, अब अपने इस पेज में जो काम की चीज है, सबसे काम की चीज है, वो ये है कि साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है। किसी भी छोटे से स्पेस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है साई स्क्वायर इंटू डीवी। और छोटे से स्पेस या बड़ा सा स्पेस कुछ भी हो, जो भी स्पेस का वॉल्यूम हो उसको साई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उस स्पेस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। जो भी स्पेस में आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे उस स्पेस के वॉल्यूम से साई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इलेक्ट्रॉन के उस स्पेस में मिलने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। याद रखिएगा कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 ही हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन। वो जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना, जो पहले पेज पे, ये वाली जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये वाली, इसको अब हमें सॉल्व करना है। एक्चुअली हम सॉल्व नहीं करते हैं, जैसा मैं ऑफलाइन क्लास में बोलता हूं हमेशा कि हम सॉल्व करने की एक्टिंग करेंगे, इसको सॉल्व करना है। ऑब्वियसली हम लोग इस लेवल पे अभी नहीं है कि इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकें। मैथमेटिकली बहुत मुश्किल है इसको सॉल्व करना, इसको तो हायर स्टडीज में भी सॉल्व करने में दिक्कत आती थी। ये हम लोग जब आप एक्चुअली जब प्योर फिजिक्स परस्यू करते हो, आप हायर लेवल पे प्योर फिजिक्स, है ना, जैसे आप सपोज बैचलर इन साइंस करोगे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में सपोज, तो थर्ड ईयर बीएस के कोर्स में आपको श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करवाई जाती है। मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट यूनिवर्सिटीज में, मोस्ट आईआईटीज में थर्ड ईयर के बैचलर इन साइंस में आपको श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने को बोली जाती है। तो सॉल्व करने का मतलब है मैथमेटिकली सॉल्व करना। इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारा उसमें बहुत सारे अलग अलग मैथमेटिकल आप बोल सकते हो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम लोग इस लेवल पे नहीं कर सकते, वो मैथमेटिक्स का लेवल हम लोग का नहीं है।
कोई बात नहीं, हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सॉल्व करने की एक्टिंग करनी है, हमें एक्टिंग करनी है। वी हैव टू प्रिटेंड दैट वी आर सॉल्विंग द इक्वेशन। तो एक्चुअली सॉल्यूशन तो खो गया है, सॉल्व कर लिया गया है। सॉल्व करने के अंदर क्या दिक्कतें आई, क्या क्या रिजल्ट्स आए, वो हमें अच्छे से पता होने चाहिए। हमें सॉल्यूशन से मतलब नहीं, हमें कोई नहीं बोलने वाला कि सॉल्व करो, लेकिन हां सॉल्व करने से रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, और सॉल्यूशन के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई उन दिक्कतों को भी हमें समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पीछे श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी थी वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस वाले सिस्टम में एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फिर से जब आप मैथ्स पढ़ोगे अभी 11th 12th में जब आप हायर क्या आप कैलकुलस पढ़ोगे तो कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे है ना, तो ये जिक्र है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जब आप इक्वेशन को ऐसे लिखते हो d2 साई बाई dx स्क्वायर, आपने जैसे ही ये लिखा तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का मतलब है आपने फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट किया। अगर 2 बार डिफरेंशिएट किया तो दैट इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कहीं इक्वेशन सपोज d साई बाई dx होता, अगर इक्वेशन में ये, तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर एंड दिस इज सेकेंड ऑर्डर। तो आप देख रहे हो एक्स वाई और जेड में सब में 2-2 ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, बहुत मुश्किल है इसको सॉल्व करना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सॉल्व करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं सॉल्व की जाती है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज किया जाता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करते हैं हम लोग कौन सा, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले अगर श्रोडिंगर इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है तो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अपने मोह को त्यागना होगा। जो हमारी एफिनिटी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के प्रति, हमें जो बहुत अच्छा लगता है, सबसे पहले उसको आपको हटाना पड़ेगा, उसको आपको अपने से अलग करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जब आप हायर स्टडीज में जाते हो, इवन जब आप बीटेक करने जाओगे, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपके प्रोफेसर सबसे पहले यही बोलेंगे कि अब आगे से अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई काम नहीं करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छा सिस्टम नहीं माना जाता। वो अलग बात है कि हम लोग 12th के लेवल पे उसी को बहुत अच्छा मानते हैं और यूज करते करते उसके लिए एक लाइकिंग, एक एफिनिटी हो गई, हम लोग हर चीज उसी से करना चाहते हैं, लेकिन वो एक अच्छा कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं। तो उसके बदले में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी 3 वेरिएबल्स होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए एक्स वाई और जेड 3 आपके पास वेरिएबल्स होते थे। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी अब आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं। सो एक्स वाई जेड रिप्लेस हो जाता है आर, थीटा और फाई से। किससे रिप्लेस हो जाता है, आर, थीटा और फाई से। आर, थीटा और फाई से। आर को बोलते हैं बच्चे, आर को बोलते हैं रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस। थीटा को बोलते हैं जेनिथ एंगल, थीटा इज जेनिथ एंगल, राइट, थीटा इज जेनिथ एंगल। एंड फाई इज एजीम्यूथल एंगल, फाई इज एजीम्यूथल एंगल, राइट। सो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, आर, थीटा और फाई। अब एग्जैक्टली इसको कैसे हम लोग समझेंगे वो नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूं आपको। लेकिन आर को बच्चे रेडियल डिस्टेंस बोलते हैं, थीटा को जेनिथ एंगल बोलते हैं और फाई को एजीम्यूथल एंगल बोलते हैं। और जैसे ही मैं एजीम्यूथल लिखता हूं वैसे ही बच्चों के दिमाग में एक पुरानी चीज स्ट्राइक करती है, शायद आपके दिमाग में भी स्ट्राइक की हो। एजीम्यूथल वर्ड आपने सुन रखा होगा बेटा, एजीम्यूथल वर्ड आपने सुन रखा होगा। जल्दी से मुझे टाइप करके बताओ, सुन रखा है कि नहीं सुन रखा है, और सुन रखा है तो कहां सुन रखा है, जल्दी से बताओ। इसका मतलब है कि एक क्वांटम नंबर है। तो मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें जब श्रोडिंगर इक्वेशन अपन सॉल्व करते हैं या सॉल्व करने की एक्टिंग करते हैं, मतलब जब फॉर्मली सॉल्व की जाती हैं, तो श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन के दौरान 3 क्वांटम नंबर्स भी अपीयर होते हैं। सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर इक्वेशन यील्ड्स 3 क्वांटम नंबर्स, NLM, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब क्या ये तीनों क्वांटम नंबर श्रोडिंगर इक्वेशन से आए हैं? तो मैं बता दूं नहीं,
ये तीनों क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट श्रोडिंगर इक्वेशन से पहले ही एग्जिस्ट करता था और पहले ही लोगों ने ये तीनों क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट दे दिया था। तो एक तरह से श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन के दौरान ये चीजें अपीयर होती हैं, इसका मतलब पुरानी चीजें वैलिडेट हो रही हैं। जो पुराने कॉन्सेप्ट्स पहले दे दिए गए थे वो एक तरह से वैलिडेट होते रहे। ये कुछ वैसे ही है जैसे सपोज आज मैंने एक चीज बताई और कल को आपने कोई अपना काम किया और उस काम में मेरी बताई हुई चीज अपीयर होती है, तो एक तरह से मेरे काम को आप बोल सकते हो एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मिल गया, आप बोल सकते हो एक जस्टिफिकेशन मिल गया। आप समझ रहे हैं? तो एन, एल और एम ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है कि कौन कौन से क्वांटम नंबर श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड हैं, कौन कौन से क्वांटम नंबर श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड हैं। एन, एल और एम तीन। स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट रिलेटेड टू श्रोडिंगर इक्वेशन। स्पिन क्वांटम नंबर इज इंडिपेंडेंट, उसका अपना अलग इंडिपेंडेंट आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट है, उसका इस श्रोडिंगर इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तीन क्वांटम नंबर्स एन, एल और एम श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन के दौरान मिलते हैं, तो ये रिलेशन है। ठीक है, बस ये बता दी मैंने बात, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ठीक है, आगे आते हैं। अपन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना है। ये यहां पे ड्रॉन है, शायद आपको दिख रहा हो। मान लीजिए आपके पास कोई स्पेस में ऑब्जेक्ट है, लेट से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है पी, इसको किस कलर का कर ले, रेड। ओके, यहां पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है पी और उसके स्पेस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड, ये आपको दिख रहा है ना, ये एक्स, वाई, जेड, ये ओरिजिन है। ये जो ओरिजिन ओ से पी, ये जो वेक्टर है ओपी वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर बताने वाला वेक्टर है, ओपी वेक्टर की जो लेंथ है उसको हम लोग रेडियल वेक्टर बोलते हैं। ये जो ओपी वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है बेटा, इसी को हम लोग रेडियल वेक्टर बोलते हैं। और इसकी जो लेंथ है बच्चे, इसकी जो लेंथ है वही मेरा आर है, वही मेरा आर है। तो आर की वैल्यू तो मैं तुरंत लिख सकता हूं। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जो आर होगा वो आर हो जाएगा अंडर रूट, देखो ये एक्स, वाई, जेड है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 0, तो ये जो लेंथ है डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आर वेक्टर की, ये जो रेडियल वेक्टर है आप बोल सकते हो ये पोजीशन वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ है। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, अब यहां कुछ एंगल्स फिक्स हैं। ये जेड एक्सिस है, ये वाली एक्सिस क्या है बेटा, जेड एक्सिस है। ये जो ओपी वेक्टर, जो रेडियल वेक्टर का जेड एक्सिस से एंगल है, ये देखो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को बोल रहे हैं थीटा। इस एंगल को क्या बोल रहे हैं, थीटा। थीटा मतलब जेनिथ एंगल। सो इसका जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको बोल रहे हैं थीटा। अब इस आर का इस जेड के अलोंग प्रोजेक्शन लोगे तो ऑब्वियसली जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप इसका ये वाली लेंथ कितनी होगी, आर कॉस थीटा। तो z की वैल्यू क्या हो गई बेटा, z की वैल्यू हो गई आर कॉस थीटा। ये r और थीटा तो r कॉस थीटा। इसका एक और प्रोजेक्शन r साइन थीटा। r साइन थीटा किधर आएगा, एक्स वाई प्लेन पे। ये देखिए ये इधर आया और इसका एक प्रोजेक्शन नीचे, तो ये r साइन थीटा। ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है, ये कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, ये है r साइन थीटा। कितनी लेंथ है बेटा, आर साइन थीटा। ये जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई, एजीम्यूथल एंगल। तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो आर साइन थीटा कॉस फाई, जो एक्स की वैल्यू होगी वो आर साइन थीटा कॉस फाई होगा, और जो वाई की वैल्यू होगी वो आर साइन थीटा साइन फाई होगा। ठीक है, तो आपके पास हुआ क्या कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक रिलेशन आ गया। आप इन रिलेशंस को यूज करके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को किस में चेंज कर लेते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फिर से सुन लो मैंने क्या कहा, हम इन रिलेशंस को यूज करके कार्टेशियन को किस में चेंज कर लेते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और श्रोडिंगर इक्वेशन जो कि पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में थी वो चेंज हो जाती है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे से, और ये याद भी रखना, ये चीज याद रखना, क्योंकि आगे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब परसों वाले लेक्चर में
इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब इन चीजों को याद रखना है ना, इसको याद रखना बेटा बहुत जरूरी है अगर आप कुछ आगे ढंग का एंगुलर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करना चाहते हो। हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है मेंस के लिए, लेकिन एडवांस के लिए और ओलंपियाड्स के लिए अगर आपको एंगुलर फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ना है और समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, तो प्लीज इस चीज को आप याद रखिएगा। इस चीज को याद रखेंगे तो मजा आएगी और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हुआ क्या, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे अपन। श्रोडिंगर इक्वेशन को मैंने बोला कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से अपन किस में आएंगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ लिया है, और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड का रिलेशन थीटा और फाई के साथ और आर के साथ इस प्रकार से होता है। इन रिलेशंस को यूज करके श्रोडिंगर इक्वेशन जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में थी चेंज कर ली जाती है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और फिर उसको सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने का मतलब है उसको इंटीग्रेट किया जाता है। उसको सॉल्व करते हैं मतलब इंटीग्रेट करते हैं। अब वो इतना सिंपल इंटीग्रेशन नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए मैंने बोला वो हायर स्टडीज में आता है। खैर, उसको सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने के दौरान चलता हूं मैं अगले पेज पे। So the Schrodinger equation is transformed into spherical polar coordinate system and then it is further solved. On solving, three constants of integration appear in the final solution which are n, l और m। मतलब Schrodinger equation के solution के दौरान हमें तीन constants मिलते हैं और वो constants n, l और m होते हैं। और solution के दौरान कुछ ऐसी conditions बनती हैं कि n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 से लेके इनफाइनाइट तक, L की वैल्यू 0 से n-1 तक ही होनी चाहिए, और M की वैल्यू -L से +L। सॉल्यूशन के दौरान कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि आप इन कांस्टेंट्स को इस तरह से रिलेट कर पाते हो। ये खुद ही आप समझोगे, जैसे आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने जैसे ही मैंने देखा है बच्चों को मैथ्स के जब सॉल्व करते हैं, जैसे ही √x आएगा x ग्रेटर देन 0 सबसे पहले लिखते हैं, है ना। जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो और रूट के अंदर कुछ भी आता है तो आप सबसे पहला काम करते हो दैट इज ग्रेटर देन 0। तो वैसे ही जब आप सॉल्यूशन करते हो तो कुछ कंडीशंस जब अपन इंपोज करते हैं, कुछ बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं, कुछ कंडीशंस इंपोज करते हैं, तो n की कंडीशंस 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक, है ना। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको मालूम है, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। फिर l की वैल्यू 0 से n-1 और m की वैल्यू -L से +L के बीच में होती है। ये सॉल्यूशन के दौरान हमें कंडीशंस मिलती है, ठीक है। Then after solving, this is the final result। एक्चुअली ये आता है सॉल्यूशन के बाद। सॉल्व हो गई अपनी इक्वेशन, और सॉल्व होने के बाद अब आप गौर से देखो बेटा, अब आप गौर से देखो मेरी इक्वेशन जो कि एक्स वाई जेड में थी, साई मेरी इक्वेशन किस में थी बेटा, एक्स वाई जेड में। लेकिन अब वो एक्स वाई जेड में नहीं रहेगी, बल्कि वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर, थीटा और फाई का फंक्शन होगा। जो मेरी वेव फंक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, वो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन अब आर, थीटा और फाई का फंक्शन है, मतलब उस पर डिपेंड करेगा। साथ में उस इक्वेशन में एन, एल और एम भी आएंगे। मतलब कई बुक्स में इसको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, साई एन, एल, एम, आर, थीटा एंड फाई। मतलब साई डिपेंड कर रहा है आर पे, थीटा पे, फाई पे, और साथ साथ वो एन, एल, एम पे भी डिपेंड कर रहा है। सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन दो वेव इक्वेशंस के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना, यहां से चीजें अब आपके लिए जरूरी हैं। जब अपन इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन सॉल्व होने के बाद जो अपना साई का वेव फंक्शन है, वो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन वेव है, ये तो कंप्लीट वेव फंक्शन है ना बेटा, ये जो कंप्लीट वेव फंक्शन है, ये दो वेव फंक्शंस का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। देखो, एक वेव ये लिखी हुई, ये एक इलेक्ट्रॉन वेव है, ये भी एक वेव फंक्शन है, ये भी एक वेव फंक्शन। इस वेव फंक्शन को बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियल वेव फंक्शन। इस वेव फंक्शन को क्या बोलेंगे, रेडियल वेव फंक्शन। डिपेंड्स ऑन एन एंड एल। देखो, एन और एल पे डिपेंड करता है, तो रेडियल वेव फंक्शन है, क्योंकि ये सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, ये रेडियल वाले पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरा है एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन थीटा और फाई, जो एंगल वाले टर्म है उस पे डिपेंड करता है। जो थीटा और फाई एंगल वाला टर्म है उस पे डिपेंड करता है, इसलिए उसको एंगुलर वेव फंक्शन बोलते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये एक वेव फंक्शन है
और ये दूसरा वेव फंक्शन है। अब शायद आप में से कुछ लोग वेव्स पढ़ चुके होंगे फिजिक्स में, वही इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे जो मैं आगे बात बोलने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, अगर नहीं अप्रिशिएट कर पाओ तो कोई बात नहीं, आप लिख लेना। जब आप वेव्स पढ़ना फिजिक्स में तब आप रिकॉल करना कि हां सर ने ये बात बोली थी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। मैं क्या बोल रहा हूं सुनिएगा। यदि आप किसी वेव को प्रोडक्ट ऑफ टू वेव्स लिख पाते हो, यदि आप किसी वेव को प्रोडक्ट ऑफ टू वेव्स लिख पाते हो, देन दैट वेव इज अ स्टेशनरी वेव। यदि हम किसी वेव को प्रोडक्ट ऑफ टू वेव्स लिख पाते हैं तो इसका मतलब है कि वो वेव स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव है। ये फिजिक्स में आप पढ़ोगे। इनफैक्ट ये प्रूव करने का तरीका है। सपोज मैं आपको एक वेव फंक्शन दे दूं और मैं ये प्रूव करने को बोलूं कि चलो ये प्रूव करो कि ये स्टैंडिंग वेव है, तो आप कैसे प्रूव करोगे? उस वेव को जो मैंने आपको दी है उसको लिखने की कोशिश करोगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेव। आप कोशिश करोगे कि वो वेव अगर प्रोडक्ट ऑफ टू वेव लिख जाती है, अगर लिख लेते हो प्रोडक्ट ऑफ टू वेव, तो आप प्रूव कर दोगे कि जो मैंने आपको वेव दी थी वो स्टैंडिंग वेव की वेव इक्वेशन थी। और यहां पे है, ये देखो, ये वाली जो इलेक्ट्रॉन वेव है, ये जो इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू वेव्स है। इसका मतलब ये जो वेव फंक्शन है ये स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव है कि बात? ये बात समझ में आ रही कि नहीं? यदि हम किसी वेव को प्रोडक्ट ऑफ टू वेव्स, ये भी एक वेव है, ये भी एक वेव फंक्शन है, अगर मैं दो वेव फंक्शन का प्रोडक्ट लिख पा रहा हूं, इसका मतलब है कि ये जो वेव फंक्शन है वो स्टैंडिंग वेव होगी हर हालत में या स्टेशनरी वेव होगी। और बताओ स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव किसने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करता है या स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करता है? बताइए किसने बताया था और कब बताया था? अभी लास्ट क्लास में, इसके पहले लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपको क्या बताया था? जब प्रूफ ऑफ एमवीआर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 जब डी ब्रॉगली भैया ने ये प्रूव किया कि एमवीआर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 सही है, हाँ रंजन कुमार बिल्कुल सही है, डी ब्रॉगली ने कहा था, डी ब्रॉगली ने तो बोला था 1923 में, 1923 में डी ब्रॉगली ने बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो जो वेव प्रोड्यूस होती है वो स्टैंडिंग वेव होती है। और 1923 में बोला था, 1923-24 में बोला था। ये 27-28 की बात है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इस श्रोडिंगर के इस काम से, डी ब्रॉगली के इस काम को भी आप बोल सकते हो एक लॉजिक मिल गया, एक आप बोल सकते हो क्रेडिबिलिटी मिल गई कि हाँ डी ब्रॉगली ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि मैथमेटिकली भी वही आ रहा है। यदि हम इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को प्रोडक्ट ऑफ टू वेव्स लिख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये स्टैंडिंग वेव है। क्या आपको मालूम है नोड क्या होते हैं? क्या आपको आइडिया है कि नोड क्या होते हैं? जब मैं कोई वेव बनाता हूं, सपोज मैंने एक वेव बना दी, सपोज मैंने एक ये वेव बना दी, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेव में नोड और एंटी नोड सुन रखा होगा आपने? नहीं सुन रखा हो तो सुनो, पहले बताओ सुन रखा है कि नहीं सुन रखा? जल्दी टाइप करो, नोड और एंटी नोड सुन रखा है किसी वेव के लिए कि नहीं? हाँ बहुत, नहीं प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन के वेव के लिए पूछ रहा हूं, सुन रखा है कि नहीं? अभी मुझे मेरे प्रोबेबिलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं, मुझे केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में क्या आपने पढ़ रखा है कि नहीं? देखो नोड क्या होता है, जब कोई वेव ट्रेवल करती है तो वो पॉइंट जहां पे उसका एम्पलीट्यूड जीरो होता है उसको नोड बोलते हैं। नोड ये पॉइंट्स है बेटा, ये पॉइंट्स है नोड, ये देखो ये नोड है, ये नोड मतलब जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो है, इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं? एंटी नोड बोलते हैं। आगे आप पढ़ोगे ये फिजिक्स में, आगे आप पढ़ोगे फिजिक्स में। तो अब मैं आपको नोड बताने जा रहा हूं केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। ये तो हो गया वेव में, एक्चुअली टॉपिक और कंटेंट वही है जो फिजिक्स में है ना, तो अंतर नहीं है। नोड का मतलब है वो पोजीशंस जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो है, एम्पलीट्यूड जीरो। अब बताओ एम्पलीट्यूड अपन किससे दे रहे हैं? अपना वाई एक्सिस पे कौन सा पैरामीटर था? अपना वाई एक्सिस पे कौन सा पैरामीटर, ये क्या फंसता रहता है, वाई एक्सिस पे कौन सा पैरामीटर था? साई। साई तो एम्पलीट्यूड दे रहा है। तो नोड कौन से पॉइंट्स होंगे? नोड कौन से पॉइंट्स हैं? नोड वो पॉइंट्स हैं जहां साई की वैल्यू जीरो। ये देखो
ये वर्टिकल एक्सिस पे यही तो एम्पलीट्यूड देता है। तो नोड वो पॉइंट्स हैं जहां साई 0 होगा। अच्छा, अगर साई 0 है तो साई स्क्वायर भी 0 है, और साई स्क्वायर अपने लिए मीनिंगफुल था। साई स्क्वायर अपन को क्या बताता है? साई स्क्वायर अपने को बताता है कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी का आइडिया देता है, डेंसिटी देता है। सो अगर साई 0 है तो साई का स्क्वायर भी 0 होगा। इसका मतलब अपने लिए नोड वो जगह हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, या आप बोल सकते हो मिनिमम है। ठीक है, तो आगे वाले पेज पे चलते हैं और नोड समझते हैं कि क्या होता है। तो नोड वो पॉइंट्स हैं जहां पे एम्पलीट्यूड 0 है, मतलब साई 0 है। साई 0 होने का मतलब साई स्क्वायर भी 0 होगा, और साई स्क्वायर देता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी भी 0 है। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी वहां पे कम है या नहीं है। साई 0 कैसे हो सकता है, जरा देखो। साई, इसकी वैल्यू 0 होगी तो वो नोड होगा। इसकी वैल्यू 0 होगी तो नोड होगा। इसकी वैल्यू 0 दो तरीके से हो सकती है, या तो ये फंक्शन 0 हो जाए या ये फंक्शन 0 हो जाए। भाई इसकी वैल्यू 0 कब मिल सकती बेटा? या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। इसका मतलब नोड भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो रेडियल नोड या एंगुलर नोड। साई की वैल्यू 0 होने के लिए या तो ये वाला फंक्शन 0 हो जाए या ये वाला फंक्शन। जब ये वाला फंक्शन 0 रखोगे तो जो नोड मिलते हैं उनको रेडियल नोड बोलते हैं, और जब ये वाला फंक्शन 0 रखोगे तो जो नोड मिलते हैं उनको एंगुलर नोड बोलते हैं, जिनको नोडल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, चलो अगले पेज पे चलते हैं। Okay, so these are some important points. The energy of an orbital can be decided by the radial wave function. ऐसा मैंने क्यों लिखा है? रेडियल वेव फंक्शन से एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ऑर्बिटल्स की एनर्जी बेटा हम लोगों ने पढ़ा है, या आप शायद पढ़ोगे, N+L रूल से डिसाइड करते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे। N और L प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर एनर्जी डिसाइड करते हैं किसी भी ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल समझते हैं वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो N और L डिसाइड करेंगे कि एनर्जी कितनी है, और N और L किस वेव फंक्शन में अपीयर होते हैं, जरा देखो। N और L किस में अपीयर होते हैं? रेडियल पार्ट में। N और L किधर अपीयर हो रहे हैं? रेडियल पार्ट में। तो N और L चूंकि एनर्जी डिसाइड करते हैं, तो एक तरह से अगर मुझे एनर्जी डिसाइड करनी है तो मुझे कौन से वेव फंक्शन की आवश्यकता होगी? रेडियल वेव फंक्शन की। ठीक है बेटा, रेडियल वेव फंक्शन क्या डिसाइड करेगा बच्चे? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ओके, for s orbitals the angular wave function has a constant value. Why? Let's understand, this is very important. Okay, notes पीछे, अभी पहले इसको समझते हैं। साई स्क्वायर क्या देता है बेटा? साई स्क्वायर क्या देगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी का सेंस देता है। साई स्क्वायर अपन को इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बहुत आइडिया देगा। साई स्क्वायर, जब आप साई का स्क्वायर करोगे, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, हाँ या ना? जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा। चलो आगे वाले पेज पे ही समझ लेते हैं। मैंने लिखा साई एक्चुअली दो चीजों का फंक्शन था। साई बेटा दो चीजों का फंक्शन था। साई का स्क्वायर करोगे तो आर एन एल आर का स्क्वायर होगा, और वाई एल एम थीटा फाई का स्क्वायर होगा, है ना? इसका भी स्क्वायर होगा। साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है। ठीक है, अच्छा ये जो स्क्वायर आपने किया है ये क्या देता है? इसका स्क्वायर रेडियल प्रोबेबिलिटी देगा। इसका स्क्वायर क्या देता है बेटा? रेडियल प्रोबेबिलिटी। रेडियल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है? किसी न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस की दूरी पे, न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का सेंस देगा या डेंसिटी देगा, आप बोल सकते। न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी का सेंस हमें कौन देगा? इसका स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्क्वायर क्या देगा बेटा? एंगुलर प्रोबेबिलिटी, है कि नहीं? देखो साई का स्क्वायर जब आप वेव फंक्शन का स्क्वायर करते हो तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी का सेंस देता है। जब रेडियल का स्क्वायर करोगे तो रेडियल प्रोबेबिलिटी देगा। एंगुलर का स्क्वायर करोगे तो वो एंगुलर प्रोबेबिलिटी देगा। एंगुलर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? ओरिजिन से किसी एंगल पे जाओ, सपोज 90 डिग्री पे गए, 60 डिग्री पे गए, 30 डिग्री पे गए, किसी एंगल पे जाओ तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी का जो सेंस है वो कौन देगा? एंगुलर प्रोबेबिलिटी। अब एस ऑर्बिटल्स के साथ एक अच्छी बात क्या है? एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल। एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकली सिमेट्रिक। मालूम है कि नहीं मालूम है? स्फेरिकली सिमेट्रिक,
स्फेरिकली सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है जैसे ये रहा s ऑर्बिटल, ठीक है, ये रहा s ऑर्बिटल। अब s ऑर्बिटल में r डिस्टेंस की दूरी पे तो इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी जस्टिफाइड है, लेकिन क्या यहां एंगल का कोई मतलब है? यहां हर तरफ देखो ये स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, ये s ऑर्बिटल है, मतलब ये वो स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। अब आप ओरिजिन से इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, देखो किसी भी तरफ जाओ, किसी भी तरफ जाओ, इस एंगल पे जाओ, इस एंगल पे जाओ, इस एंगल पे जाओ, इस एंगल पे जाओ, इस एंगल पे, किसी भी एंगल पे जाओ, किसी भी एंगल पे जाओ, हर तरफ इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आइडेंटिकल। आप किसी भी एंगल पे जाओ, क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिक है तो किसी भी एंगल पे जाएंगे हर तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी आइडेंटिकल है। इसका मतलब एंगल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है s ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी, एंगल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है क्योंकि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है, इसलिए s ऑर्बिटल्स के लिए, s ऑर्बिटल्स के लिए जो एंगुलर वेव फंक्शन है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट होता है, मतलब वो थीटा और फाई पे डिपेंड ही नहीं करता। s ऑर्बिटल्स स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं, इसलिए s ऑर्बिटल्स के लिए थीटा और फाई वाला टर्म मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। लेकिन क्या यही अपन p d और f ऑर्बिटल की भी बात कर सकते हैं? क्या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि लो भैया ये रहा p ऑर्बिटल, अब यहां पे भी किसी भी एंगल पे जाओ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी आइडेंटिकल है? यहां ऐसा नहीं बोल सकते, इधर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इधर देखो, इधर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इधर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी। अब एंगल देखो, एंगल इंपॉर्टेंट है, देखो इस एंगल पे, इस एंगल पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा दिख रहे हैं, देखो इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा, इस एंगल पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब यहां एंगल का रोल है और एंगल डिफाइन करता है प्रोबेबिलिटी, लेकिन s में ऐसा नहीं है क्योंकि वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो हर तरफ इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी s ऑर्बिटल्स में आइडेंटिकल है, इसलिए s ऑर्बिटल्स के लिए जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो कांस्टेंट है, लेकिन p d और f ऑर्बिटल्स के लिए वो कांस्टेंट नहीं होता है, उसमें थीटा और फाई वाले टर्म्स मिलते हैं, उसमें थीटा और फाई वाले टर्म्स मिलते हैं। सो p d f के लिए for pdf orbitals, for pdf orbitals angular wave function is not constant, कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो थीटा और फाई पे डिपेंड करता है, लेकिन s ऑर्बिटल के लिए नहीं करता, s ऑर्बिटल के लिए नहीं करता। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मुझे नोड बताने से पहले आपको बताना था, ठीक है। आगे और भी चीजें क्लियर करते हैं, चलें आगे नोड पे चलें। तो मैं बोल रहा हूं कि नोड वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो इसको आप फील करने की कोशिश कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन क्या वहां स्टेशनरी रुक जाएगा या क्या है, नहीं फील कर सकते बेटा। जब इलेक्ट्रॉन को आप वेव समझने की कोशिश करोगे, ये वेव की प्रॉपर्टी है, वेव में नोड होते हैं, एंटी नोड होते हैं। अब नोड मतलब वो पॉइंट जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो होगा तो उसका स्क्वायर भी जीरो होगा, प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। मैथ्स ने हमें ये रिजल्ट दिया और मैथ्स हमेशा सही है, अब वो फील हो या ना हो, लेकिन मैथ्स कह रही है कि एम्पलीट्यूड का मतलब है साई जीरो और साई जीरो का मतलब साई स्क्वायर जीरो, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी उन जगहों पे जीरो होगी, ठीक है। इसको ऐसे ही लेना है, अब और कोई ऑप्शन नहीं है। इसको जितना आप फील करने की कोशिश करोगे उतना अपने आप को आप उलझाते जाओगे, क्योंकि ये आप बोल सकते हो दलदल की तरह है, दलदल की तरह एकदम। आप एकदम नीट भी रह सकते हो बिना इसमें घुसे हुए, एकदम प्योर मैथ्स की तरह, जैसे मैं बोल रहा हूं ये मैथ्स है। इसको जो भी क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री हायर स्टडीज में पढ़ते हैं वो इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, मैथ्स की तरह, है ना। अगर किसी को ये मैथ्स है बेटा, इसमें जैसे ही आपने फील लेनी शुरू की तैसे ही आप उलझते गए, उलझते गए, उलझते गए। चलो आगे बढ़ते हैं। नोड का कॉन्सेप्ट क्या है सुनिए, नोड पे पहले ही बात हो गई थी। तो दीज पॉइंट्स और प्लेन्स इन स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज जीरो आर कॉल्ड नोड्स। ऐसे पॉइंट्स या प्लेन्स स्पेस में या सरफेसेस बोल सकते हो जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो है, उनको क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। तो चलो नोड, तो मैं पहले यहां पे डिफाइन कर देता हूं बेटा। नोड अपने पास दो टाइप के हैं। फर्स्ट रेडियल नोड, रेडियल नोड लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट।
आप में से एक बच्चा था ना जो बोला था NSE-JS के लिए क्या अपन, तो NSE-JS के लिए सिर्फ ये वाली स्लाइड आज के काम की है। आज के लेक्चर में सिर्फ ये वाली स्लाइड आपके काम की है बेटा। नोड वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होती है। नोड दो प्रकार के होते हैं, एक रेडियल नोड और दूसरा एंगुलर नोड। रेडियल नोड्स आर आल्सो कॉल्ड स्फेरिकल नोड्स, इनको स्फेरिकल नोड्स भी बोलते हैं। और दूसरा है एंगुलर नोड्स, सेकंड है एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स को नोडल प्लेन्स या सरफेसेस भी बोलते हैं। नोडल प्लेन्स और सरफेसेस, ठीक है, ये दूसरे दूसरे नाम है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नीट वालों के लिए भी सिर्फ यही पेज इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1 एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू l, इज इक्वल टू l, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू l। अच्छा, रेडियल नोड मिलेगा कैसे? सो रेडियल नोड इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग रेडियल वेव फंक्शन RNLR, रेडियल वेव फंक्शन इक्वल टू 0, रेडियल वेव फंक्शन इक्वल टू 0। जब आप रेडियल वेव फंक्शन को 0 रखोगे तो उसको सॉल्व करने पे जो रूट्स मिलेंगे, जब आप रेडियल वेव फंक्शन को 0 रखोगे तो उसको सॉल्व करने पे जो रूट्स मिलेंगे वो रेडियल नोड्स होंगी। और जब एंगुलर वेव फंक्शन ऑब्टेन by putting एंगुलर वेव फंक्शन इक्वल टू 0, थीटा फाई इक्वल टू 0, अगर आप इसको 0 रखोगे तो आपको एंगुलर नोड्स मिलेंगे। ठीक है, और कैसे 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, अगली क्लास में करेंगे अपन, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट क्लास प्योर मैथ्स होने वाली है, आप सब चीज एंजॉय करोगे क्योंकि आपको लगेगा, आपको तब लगेगा कि जो चीजें जो हमने रिजल्ट्स पढ़ रखे हैं एक्चुअली वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल रिजल्ट्स हैं जो कि मैथ्स से आते हैं। और मैथ्स हम लोग करेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको कोई टोटल नोट्स पूछ ले बेटा, टोटल नोट्स, फिर से फंस गया ये, टोटल नोट्स अगर पूछ ले तो दोनों को ऐड कर लीजिएगा बच्चे। टोटल नोट्स अगर कोई पूछे तो ये और ये ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे n-1 आ जाएगा। टोटल नोट्स कितना आ जाएगा, n-1, टोटल नोट्स n-1, राइट। अब अगले पेज पे कुछ ऑर्बिटल्स दे रखे हैं, उनके रेडियल और एंगुलर नोट्स आप निकालिएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन, तो उसके आंसर्स डिस्कस, या चलो जल्दी से अगर आप कर सको तो बहुत बढ़िया है। प्लीज ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आज के लेक्चर का सिर्फ ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यही पोर्शन इंपॉर्टेंट है, आगे फिर उनको देखने की भी जरूरत नहीं है। जो NSE-JS के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सिर्फ यही अभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एडवांस और ICHO के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो पूरा जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एक्चुअली मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तब इन रिजल्ट्स को एप्रिशिएट आप कर पाओगे। ये रिजल्ट कैसे आया, रेडियल नोड की वैल्यू n-l-1 कैसे है, ये सब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। इनका एक जस्टिफिकेशन है, मजा आएगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगा। अच्छा हाँ, नेक्स्ट पेज पे वो क्वेश्चंस थे, जरा देख लीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स फॉर दीज ऑर्बिटल्स। आई होप कि आप कर लोगे। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स बताने हैं इन ऑर्बिटल्स के लिए। चलो बच्चे, चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।